कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अंगद ने अंदर आते हुए कहा, अंतरा मेरी होने वाली वाइफ है। और अंतरा को पकड़कर देखने लगा। कैसी हो, ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं अंगद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी जो गोली मुझे लगनी थी उसे इन्होंने खा लिया, अंतरा ने कहा। वो सीन याद आते ही अंगद का दिल एकदम हिल गया। उसने उसी वक्त अंतरा को खींचकर गले से लगा लिया और बोला, उस वक्त मैं बहुत डर गया था। अंतरा ने उसके पीठ पर हाथ मारा, उसे बताने के लिए कि सभी देख रहे हैं। आज समर भी कुछ नहीं बोला। अंतरा के हटाने पर अंगद ली चैन के पास गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, थैंक यू, तुमने मेरी जान, मेरी अंतरा को बचाया। मैंने इसे इसलिए बचाया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसे बचाना चाहिए। बाकी बचाया तो आप लोगों ने ही है, ली चैन ने इंग्लिश में कहा। उन सब का क्या हुआ, समर ने पूछा। उन्होंने बहुत गोलियां चलाई, लेकिन एंड में हमने उन्हें पकड़ लिया। ये ऊपी का सो कॉल्ड डॉन था, वो पिछले रास्ते से भागने वाला था, पर हमारे लोग पहले ही वहाँ खड़े थे, सो उसे पकड़ लिया गया। अब जाएगा अपने भाई के पास जेल की हवा खाने, अंगद ने बताया। कुछ देर बातें करके अंगद वापस जाते वक्त अंतरा से बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं और पापा और दादाजी को भी केस के बारे में सब कुछ बता दें। नहीं, दादाजी कह रहे थे कि दादी को अभी कुछ नहीं बताना है, अंतरा बोली। क्या? पर मैंने तो उन्हें बता दिया था, अंगद बोला। क्या क्या? अंतरा और समर दोनों एक साथ बोले। हाँ, मुझे उनका फ़ोन आया, वो तुम्हारे लिए टेंस थी। उन्होंने मुझे पूछा कि अंतरा मेरे साथ है, तो मैंने कहा कि नहीं, उसे तो किडनैप कर लिया था, पर हमने उसे बचा लिया है, अंगद बोला। समर ने अपना सिर पकड़ लिया और अंतरा बोली, आपको ये नहीं करना चाहिए था समर, दादाजी को फ़ोन करो। फिर अंतरा ने खुद ही राहुल को उसी वक्त फ़ोन किया। बेल बज रही थी, किसी ने उठाया नहीं। फिर समर ने फ़ोन किया तो इस बार सिया ने उठाया। हाँ, तू भी इन लोगों में शामिल हो गया? तुम लोग मिलकर मार दो मुझे, तुम्हारे कामों का खामियाजा मेरी बच्ची को भुगतना पड़ा। मेरी बच्ची पता नहीं कैसी होगी। अब उसे इस निकम्मे के सहारे छोड़कर मेरे पास आ गए। अभी चलो, मुझे मेरी बेटी के पास लेकर चलो, उसका ख्याल रखना आ रही हूँ मैं। समर ने स्पीकर ऑन करके सबको सारी बातें सुना दी थी। दादी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप वहीं रुकिए, मैं ही आती हूँ अंगद जी के साथ, अंतरा बोली। उसे बहुत अच्छा लगा कि सभी उसकी इतनी फिक्र करते हैं। दीदी जी जल्दी जाइए, बेचारे दादू और पापा की तो क्लास लग गई होगी। ये सब जीजू की मेहरबानी हुई है, इन्हें लेकर जाओ, समर बोली। मुझे क्या पता था दादी जी इतने गुस्से वाली हैं। चलो अंतरा, जल्दी चलते हैं। वो सलोनी को भी अपने साथ ले गए और जाते जाते हॉस्टल छोड़ गए। सॉरी यार, मुझे सच में नहीं पता था कि दादी जी को कुछ बताना नहीं है, वो तो बहुत गुस्से वाली हैं, अंगद सलोनी के जाने के बाद अंतरा से बोला। कोई बात नहीं, आप क्यों इस बात से इतना परेशान हो रहे हैं? दादाजी और पापा उन्हें हैंडल कर लेंगे। उन्हें गुस्सा इस बात का आया होगा कि उन्हें बताया नहीं हमने। वो घर पहुंचते ही सीधा लिविंग रूम में गए। वहां राहुल और विक्रम सोफे पर बैठे थे और सिया उनके पास खड़ी दोनों को लेक्चर दे रही थी। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? कितनी बार कहा है ये काम छोड़ दो, पर नहीं, तुम लोगों को देशभक्ति का भूत सवार है। मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, देखना फिर। अरे नहीं मम्मा, इस बार ये कोई अंगद का जानकार था, उसने अंतरा को किडनैप किया, विक्रम अंगद को आते देख बोला। मेरी तो किस्मत पहले ही खराब थी, मेरी पोती की और भी ज़्यादा खराब हो गई। मेरा तो पति, बेटा और पोता ही दुश्मनों से घिरा रहता था। उस बिचारी का तो दादा, बाप, भाई और पति सभी दुश्मनों में घिरे रहते हैं, हमेशा जान पर बनी रहती है। भगवान बचाए मेरी बच्ची को। अंगद का नाम लेकर ये मत सोचना कि बच जाओगे। वो दामाद है इस घर का, समझे? अगर उसकी गलती भी हुई तो डांट तुम्हें ही पड़ेगी। बड़े तुम हो, समझा देना उसे। विक्रम अंगद की तरफ देख रहा था और कान पकड़कर सॉरी कर रहा था। उन लोगों को देखकर राहुल अकड़कर बैठ गया। दादी, अब बस भी करो, आपका बीपी बढ़ जाएगा। हम सब तो आपसे प्यार करते हैं ना, इसलिए नहीं बताया। अब सब ठीक हो गया ना, अब डरने की ज़रूरत क्या है, कहकर अंतरा सिया से लिपट गई और बोली, दादी बहुत भूख लगी है। हाय मेरा बच्चा, तूने तो दोपहर से कुछ नहीं खाया होगा, उन गुंडों को कीड़े पड़े, उन्हें हमारा ही घर मिला है नजरें गड़ाने को। सिया बोलते हुए अंतरा को लेकर किचन की तरफ जा रही थी। अंतरा ने पीछे मुड़कर उन तीनों को ओके के इशारे में अंगूठा दिखाया।
तीनों ने चैन की सांस ली। अंगद सबसे पहले बोला, सॉरी अंकल, सॉरी दादाजी, वो मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है। बता दूं? तो तूने फ़ोन करके इसे सब बता दिया? राहुल ने पूछा। नहीं दादाजी, मैंने फ़ोन नहीं किया था, वो तो दादी जी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि अंतरा को फ़ोन कर रही थी, बंद आ रहा है, तो मैंने बता दिया। मुझे पता होता तो कुछ भी कह देता, अंगद ने अपनी सफाई में कहा। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि वहाँ क्या हुआ? विक्रम ने राहुल को भी चुप रहने का इशारा किया। होना क्या था, पकड़ लिया उसे, अब जेल की चक्की चलाएगा अपने भाई के साथ, अंगद ने हंसते हुए कहा। नुकसान कितना हुआ? राहुल ने धीरे से पूछा। अपने 5 लोगों को गोलियां लगी हैं, लेकिन उनके 2 मारे गए, बाकी घायल हैं। कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, अंगद बोला। तभी सिया अंदर से आई और उन दोनों से बोली, जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, खाना लग गया है। फिर अंगद से बोली, बेटा तुम भी खाना खाकर जाना, अगर कपड़े बदलने हैं तो समर का कोई सूट पहन लो। नहीं दादी जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, हमें तो आदत हो गई है, काम के वक्त ऐसे ही खाना खाना पड़ता है, अंगद हाथ धोते हुए बोला। इतने में अंतरा भी नहाकर नीचे आ गई थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे तो विक्रम और राहुल भी आ गए। तुम दोनों बिना नहाए कपड़े बदल कर आ गए? सिया बोली। मैंने सोचा अंतरा ने दोपहर से कुछ खाया नहीं है, उसे भूख लगी होगी, सो विक्रम को भी कहा कि सोने से पहले नहा लेना, राहुल बोला। उन सब का प्यार देख अंतरा की आंखें नम हो गई। कुछ दिन बाद ली चैन बिल्कुल ठीक हो गया। राहुल, विक्रम और समर उसके पास थे। वो बोला, आज आप सबको एक साथ देखकर मैं धन्य हो गया, मेरा सपना था आपसे मिलने का, क्या मैं आपके साथ फ़ोटो करवा सकता हूँ? बिना जवाब दिए दोनों पोज बनाकर खड़े हो गए। लेकिन किसी और को मत दिखाना, अपने काम में सेक्रेसी का मतलब समझते हो ना? तुमने हमारी बच्ची को बचाया, उसके लिए थैंक यू, राहुल बोला। फिर समर उसे एयरपोर्ट छोड़ आया और वो चीन चला गया। उस दिन के बाद राहुल ने अंतरा के साथ उसे बताए बिना 2 बॉडीगार्ड रख दिए। वो नहीं चाहता था ऐसी घटना दोबारा हो। उसके बाद सब फिर से नॉर्मल हो गया। समर कॉलेज में अब किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था, वो अपनी पढ़ाई में मस्त रहता था, वो बस प्रिंस से ही बात करता था, सभी उसे सड़ा हुआ कहते थे। एक दिन वो कॉलेज से घर वापस आ रहा था, उसे याद आया कि सिया का बर्थडे आने वाला है, तो उसने सोचा कि मार्केट ही जा आता हूँ, कोई गिफ्ट ले लूँ। वो मार्केट में आ गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यूं ही घूमता हुआ दुकानें देखने लगा। सिया के पास हर चीज़ है, वो क्या ले? वो एक एंटीक सामान की दुकान में गया और वहाँ देखने लगा। वहाँ पुराने समय के पीतल का सामान था। वो सामान देख रहा था तो उसने देखा कि एक लड़की साइड में बैठी तारों से कुछ बना रही थी। उसने ध्यान से देखा, उस लड़की के पास स्टोन्स और तारों के पेड़ बने हुए थे। उसने पूछा, ये क्या है? जी, ये वायर ट्री है, ये आप अपने ऑफिस के टेबल पर रख सकते हैं, फिर ये घर के भी कहीं भी रख सकते हैं। ये स्टोन से बनाए हैं और ये मोतियों से, आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं, उसने बताया। ये सारे आप खुद ही बनाती हैं? हाँ जी, मैं फ्री बैठी होती हूँ तो बना लेती हूँ, पर आजकल लोगों को ऐसी चीज़ें कम ही पसंद आती है, वो बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब मुझे उनमें से कोई अच्छा नहीं लगा, पर ये पसंद आ गया, समर बोला। ओह थैंक यू, मुझे 3 दे दीजिए, तीनों अलग अलग किस्म के। दुकान का मालिक नहीं है यहाँ? समर ने देखा कि वो अकेली ही बैठी है, सो पूछा। जी, ये मेरी ही दुकान है, पहले इसे पापा संभालते थे, कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई। घर में मैं और दादी ही हैं, सो हम ही दुकान संभालते हैं। दादी यहीं पास की दुकान में टाइम पास के लिए गई हैं, दुकान कम ही चलती है, इसलिए ये बनाकर ऑनलाइन बेच देती हूँ, गुजारा हो जाता है। पेड़ों के अलावा और क्या क्या बनाती हो? वो उठकर उसे साइड पर रखे साइकिल, कार, प्लेन, छोटे छोटे फर्नीचर, जानवर और डिफरेंट प्रोसेस में लड़के लड़कियां आदि दिखाए। ये तो सभी बहुत प्यारे हैं, ऐसा करो ये साइकिल, कार, प्लेन और ये डांसिंग गर्ल मुझे दे दो। अच्छा, एक डॉक्टर लड़की बना सकती हो इस तरह की? उसने अंतरा की फ़ोटो दिखाते हुए कहा। जी, इसी सिंपल लड़की के कोट डालकर उसके गले में वो डॉक्टर वाला जो होता है ना, वो डाल देंगे, ये भी बन जाएगा, कहकर आज्ञा वो बनाने लगी। मेरी दीदी डॉक्टर है, उसे ये दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कर सकती हो, किसी फैशन डिज़ाइनर की दुकान का सीन बना सकती हो, मैं तुम्हें फ़ोटो लाकर दिखाऊंगा, तुम उसका छोटा रूप बना दोगी? समर ने पूछा। हाँ जी, बना दूंगी। ओह, तुम स्कूल नहीं जाती? कितनी उम्र है तुम्हारी?
जी 19 है, पढ़ाई का ज़्यादा शौक़ नहीं था, सो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, यहाँ बैठ गई। मुझे तो तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा, तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करूंगा, समर बोला। थैंक यू जी, वो लड़की खुश होते हुए बोली। तुम्हारा नाम क्या है? आज्ञा, वो बोली। वाह क्या अच्छा नाम है, पहली बार ऐसा नाम सुना है, बहुत प्यारा है, समर बोला। उसके देखते देखते लड़की ने एक डॉक्टर लड़की बना दी, उसने अंतरा की तरह उसकी लंबी चोटी भी बना दी। समर देखकर हैरान हो गया। उसने अपना सामान लिया, उसे पैसे दिए। देखो तुमने पैसे बहुत कम लगा रखे हैं, मैं उन्हें बढ़ा के बता दूं? नहीं, जितने हैं उतने ही बताइएगा, मैंने ऑनलाइन यही रेट रखा है ना, उन्हें पता लग गया तो वो लोग बोलेंगे, वो बोली। ओके कहकर वो अपना सामान लेकर घर आ गया। ओबराय मेंशन। समर घर आया तो सिया और अंतरा बाहर गार्डन में ही झूले पर बैठी थी। वो सीधे वहीं चला गया, उसने सामान निकाल कर दिखाया और बोला, मम्मा ये देखिए मैं क्या लाया। उसने पेड़ निकाल कर उन्हें दिखाया। वाह ये तो बहुत सुंदर है, देख अंतरा कितने अच्छे लग रहे हैं, ये सारे तू मेरे लिए लाया? सिया ने खुश होकर पूछा। अरे नहीं मम्मा, सारे नहीं, कोई एक ले लो, सबके लिए एक एक है, ये आपका, ये दादू का, ये पापा का और ये मेरा। समर एक एक गिनाता हुआ बोला। और मेरे लिए? अंतरा ने पूछा। ओह आपको तो भूल ही गया, चलो आपको कुछ और ला दूंगा, उसने उसे मनाने के ढंग से कहा। कोई बात नहीं, अंतरा ने उदास होकर कहा। अरे देख तूने इसे नाराज कर दिया। अंतरा तू मेरा वाला रख ले, ऐसे बुरा नहीं मानती, ये बेवकूफ़ है, इसे याद नहीं रहता, सिया बोली। तभी उसने बैग में से वो डॉक्टर लड़की निकाल कर अंतरा के आगे कर दी और बोला, देखो दीदी मैंने कहा ना आपको कुछ और ला दूंगा। अंतरा ने देखा तो वो छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई। उसने उस डॉक्टर लड़की को उलट पलट कर देखा, बिल्कुल उस जैसी ही थी। वो खुशी से उछल पड़ी और समर को गले लगाकर गाल पर किस करके थैंक यू कहा। समर शर्मा गया। वाह ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तेरे जैसी। समर तू ये सब कहाँ से लाया है? ऐसा कर मुझे 4 पेड़ और एक अंतरा ला कर देना, ये पेड़ मैं डाइनिंग टेबल पर रखूँगी, बाकी के ऑफिस में रखूँगी और अंतरा को बेडरूम में अपने साइड बॉक्स पर। सिया ने सबके लिए जगह सोचते हुए कहा। अंतरा बड़े ध्यान से सब देख रही थी। उसने समर से पूछा, समर तू ये सब ले कहाँ से आया? दीदी वो ना मैंने ऑनलाइन देखे थे, मुझे अच्छे लगे तो एड्रेस देख कर ले आया। दीदी सस्ते भी बहुत हैं, समर बोला। अच्छा ये कितने का है? ये सिर्फ 400 का है और ये पेड़ 300 के हैं, समर बोला। वाह ये तो बहुत ही अच्छे हैं समर, इन पर कोई ब्रांडिंग तो नहीं है ना? नहीं कोई नहीं है, समर बोला। क्यों ना हम इसे अपने ब्रांड के अंडर ले लें, सिया बोली। हाँ आइडिया तो अच्छा है, ऐसा करेंगे, कल चलेंगे, कहकर वो अंदर चला गया। सिया का दिल कर रहा था कि वो उसी वक्त जाता, पर समर चाहता था कि वो पहले उस लड़की से फ़ोन पर बात कर ले। उसने अपने कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद किया और उस लड़की को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया तो ये बोला, आज्ञा मैं बोल रहा हूँ। कौन? मैं वो जो तुमसे अभी पेड़ वगैरह खरीद कर लाया हूँ। ओह आप हाँ जी कहिए। तुम्हारा सामान मेरी दादी को बहुत पसंद आया, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। उनका अपना एक ब्रांड है फैशन डिज़ाइनिंग में, एसआर सुना है तुमने? जी सुना है, भला इसे कौन नहीं जानता, ये आपकी दादी का ब्रांड है। हाँ मेरी दादी का है, एस से मेरी दादी सिया और आर से मेरे दादू राहुल, इस तरह बना एसआर। मेरी दादी पूछ रही थी कि क्या तुम इस ब्रांड के अंडर काम करोगी, मतलब तुम्हें पैसे देंगे, जगह देंगे और सारा सामान देंगे। नाम एसआर का काम तुम्हारा, समर ने कहा। क्या मुझे ये बातें कम ही समझ आती है, आज्ञा बोली। देखो सिंपल सी बात है, जैसे तुम ये पीतल का सामान बेचती हो, हम तुमसे ये सभी खरीद कर साफ़ सफाई करा कर अपनी कीमत लगा कर बेचेंगे, तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट दे देंगे, समर ने समझाया। मतलब मुझे तनख्वाह दोगे, सामान आपको बने हुए भी आपको मुझे बनाने के पैसे दोगे, आज्ञा ने पूछा। नहीं ऐसा नहीं है, देखो हम इस काम को बढ़ाएंगे। चलो छोड़ो, दादी तुम्हें अच्छे से समझाएंगी, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, कल मैं दादी को लाऊंगा, कहकर समर ने फ़ोन बंद कर दिया। आज्ञा खड़ी फ़ोन की तरफ देखती रही, बात कुछ समझ नहीं आई। उसकी दादी ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही है, किसका फ़ोन है? कोई ग्राहक था, आज दिन में आया था, वो कहता कि सारी दुकान का सामान खरीदेगा, फिर इस पर ब्रांड लगाकर बेचेगा। मुझे तो उसकी बात समझ ही नहीं आई, वो बोली। बड़े लोग बड़ी बातें, हम गरीबों को क्या पता, चल घर चले, अंधेरा हो गया है।
वो लोग अपने घर आ गए। 2 मंजिला घर था। ऊपर का एक कमरा विथ टॉयलेट और किचन उन्होंने किराए पर दे रखा था और नीचे का उनके अपने पास था। इस तरह उनका गुजारा हो रहा था। आज्ञा ने समर से झूठ बोला था कि वो पढ़ने में नालायक थे। असल में वो 9वीं में थी जब उसके पापा ने पैसे भेजने बंद कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से वो 10वीं तक ही पढ़ पाई थी, पर वो किसी अजनबी को पहली ही बार में क्या बताती। अगले दिन करीब 10 बजे समर सिया को लेकर उनकी दुकान पर आया। आज्ञा आज अच्छे से तैयार होकर आई थी। वो अपने काम में बिजी थी। आज्ञा, ये मेरी दादी है। ओह, आप आ गए। नमस्ते जी, आप बैठिए, मैं दादी को बुला कर लाती हूँ। यहाँ एक ही कुर्सी थी। वो कुर्सी उन्हें देकर बाहर चली गई। उसने वहीं से आवाज़ लगाई, आंटी, दादी को भेजना और 2 कुर्सियाँ भी भेजना। फिर वो अंदर आ गई। उसने समर को पूछा, कुछ पीने का लाऊं? नहीं, तुम बस आ जाओ, तुमसे बात करनी है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? सिया ने पूछा। इसलिए ही मैंने दादी को बुलाया है। वो आ जाती हैं तो बात करते हैं। तभी उसकी दादी आ गई। वो सिया को और सिया उसे देखकर हैरान रह गई। सिया तुम? दीपा तुम? सिया ने उठकर उसे गले लगा लिया। दीपा कुछ झिझक रही थी, पर फिर उसने भी सिया को गले लगा लिया। तू यहीं रहती थी तो कभी मेरे पास क्यों नहीं आई? सिया ने पूछा। मेरी गरीबी और तेरी अमीरी ने मुझे तेरे पास जाने नहीं दिया, दीपा बोली। हम रूममेट थे, एक साथ उठते बैठते थे। फिर तुम तो राहुल को भी जानती थी। फिर हमारे बीच ये अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई? सिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली। समर और आज्ञा खड़े उन दोनों को देख रहे थे। सिया, कभी सोचा नहीं था कि उम्र के इस मोड़ पर तू मुझे मिलेगी, दीपा रोते हुए बोली। हाँ, मुझे भी क्या पता था। ये मेरा पोता है समर। ये कल यहाँ से आज्ञा के बनाए हुए कुछ सामान ले गया था। इसने मुझे तुम्हारी हालत बताई थी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूं। मुझे क्या पता था कि यहाँ तुम मिल जाओगी। ये तो अच्छी बात है। ये मेरी पोती आज्ञा है, बस अब यही रह गई है। दीपा, आज मैं यहीं रुकती हूँ, मुझे तुम अपनी कहानी सुनाओ। फिर समर को देखकर बोली, समर, ऐसा करो बेटा, तुम जाओ, मैं इसके पास रुकूंगी, फिर ड्राइवर को बुला लूँगी। समर ने दीपा के पैर छुए और सिया को गले मिलकर उससे बोला, मम्मा ध्यान से जाना, नहीं तो मुझे ही फ़ोन कर लेना। वो जाते हुए रुका और आज्ञा को इशारा करके बुलाया और उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोला, जो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग दुकान का मॉडल बनाने को कहा है वो मेरी दादी को पता ना चले। ये लो, ये वो फ़ोटो है, इसे देखकर बना लेना, कहकर समर चला गया। सिया, तुम्हारी शादी के 2 साल बाद ही यूपी के गाँव में मेरी शादी हो गई थी। मेरे पति जमींदार के घर काम करते थे। शादी के साल बाद ही एक बेटा हो गया, फिर एक बेटी भी हुई। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम यहाँ आ गए। फिर मैंने नौकरी कर ली और अपने गहने बेचकर पति को ये दुकान ले ली। तब से यहीं है। तुम्हारे और राहुल के बारे में अक्सर पढ़ती थी, पर सोच कर कि कहीं तुम ये समझो कि मैं तुमसे पैसे मांगने आई हूँ। मैं तुम्हारे पास नहीं आई। इस दुकान से कभी ज़्यादा कमाई नहीं हुई। मेरी सैलरी से ही सब खर्च चलता था। फिर बच्चे बड़े हुए तो मेरे पति गुजर गए। बेटा पढ़ लिख कर अच्छे काम पर लग गया था। फिर थोड़े दिन फिरे और हमने मिलकर ये घर लिया। फिर एक दिन मेरी बेटी घर से सामान चुरा कर किसी लड़के के साथ भाग गई। बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। फिर हम माँ बेटा रहने लगे। मैं नौकरी छोड़कर दुकान पर बैठने लगी। बेटे की शादी हुई, आज्ञा का जन्म हुआ। फिर कुछ साल बाद दूसरे बच्चे के दौरान उसकी डेथ हो गई। उसने कोई गर्भपात की दवा ले ली थी जिससे उसकी मौत हो गई। हम लोग फिर अकेले हो गए। फिर बेटे ने दूसरी शादी कर लिया और वो उसके साथ ही चला गया, वापस नहीं आया। कहता था कि उसने आज्ञा के बारे में उसे बताया नहीं है, इसलिए यहाँ आएगा नहीं, उसे पता ना चल जाए। पहले पैसे भेजता रहा, फिर बंद कर दिया। अब ये दुकान है और हम दोनों हैं। दीपा ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। सिया को बहुत दुख लगा। बेटी का कुछ पता नहीं चला क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ कह नहीं सकती। शुरू में बहुत ढूंढा, फिर छोड़ दिया। सब मुझे ही ब्लेम देते थे कि मैं अगर घर पर रहती तो बेटी ना बिगड़ती, पर किसी को क्या पता कि इस दुकान से तो आमदनी है ही नहीं थी। सारा खर्चा मैं ही चलाती थी। उसे गए 20 साल हो गए, अब तक तो मरमरा गई होगी। वो तो मेरे तो बेटे ने भी कभी कोई खबर ना ली, ना माँ की ना अपनी बेटी की। 3 साल तो उसे भी हो गए। बस जी रही हूँ मैं इस बच्ची के लिए, दीपा ने रोते हुए कहा। तू चिंता ना कर, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने जब इसके बारे में सुना ना कि ये इतना अच्छा काम जानती है तो मैंने सोचा कि इसे इसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। मैं इसका सामान अपने ब्रांड के अंडर बेचूंगी और पब्लिसिटी भी करेंगे। सारे सामान की एग्जीबिशन भी लगाएंगे।
इससे तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, सिया ने समझाया। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी बात ये सामान बहुत पुराना है, कोई ख़रीदता ही नहीं, आज्ञा बोली। देखो बेटा, जब हम एग्जीबिशन लगाएंगे तो बहुत से लोग देखने आएंगे, उन्हें जो पसंद आएगा वो ख़रीद लेंगे। फिर हमें मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर में खबर आएगी तो लोग देखेंगे, जिसे पसंद होगी वो खरीदने आएंगे। तुझे पता नहीं कईयों का ये पैसा होता है। पैसे की तुम चिंता ना करो, पैसा मैं लगाऊंगी, सिया बोली। लेकिन वो हम कैसे वापस करेंगे, आज्ञा बोली। हमारे पास बहुत पैसा है, इतने से कुछ नहीं घटता। हाँ, अगर कभी दिल किया तो कोई गिफ्ट दे दिया करना। सिया, तुम्हारा बहुत एहसान होगा हम पर, दीपा ने उसके दोनों हाथ को पकड़ कर कहा। ये दोस्ती होती है या एहसान होता है, अब तुम ही देखो कि क्या है, सिया बोली। अच्छा बाबा, दोस्ती ही है, चल तुझे सामान दिखाती हूँ, कहकर दीपा उसे दुकान का सामान दिखाने लगी। सिया ने कुछ फ़ोटोज़ खींची और राहुल को भेजी और फ़ोन करके कहा, राहुल, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वो शॉप है, जानते हो ये किसकी दुकान है? दीपा की, जो मेरे साथ हॉस्टल में थी। दीपा? हाँ, मुझे याद है। अच्छा है, कर लो जो करना है, मैं भेजूँ किसी को? राहुल ने पूछा। देख लो, कॉन्ट्रैक्ट तो बनाना ही है, तुम ही आ जाओ राज को लेकर, सिया ने कहा। ओके, अच्छा मैं आता हूँ, राहुल बोला। सिया आज्ञा की बनाई चीज़ों को देखने लगी। आज्ञा ने सिया के लिए बनने वाला गिफ्ट छोड़कर सारा कुछ दिखाया। ऐसा करते हैं, ये लो चेक, तुम्हें इसके लिए जो सामान चाहे खरीद लेना। हर आइटम 10-10 बना के रख लो, बाकी के फिर ऑर्डर पर बना दिया करेंगे। एक असिस्टेंट भी रख लेना, सिया उससे बोली। दादी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर मैं ये कर भी पाऊंगी, आज्ञा बोली। वो लोग बात कर ही रहे थे कि राहुल और राज आ गए। उन्हें देखकर दीपा को भी पुराने दिन याद आ गए। राज, तुम तो अनुपम खेर बन गए, पर सिया, तुम दोनों क्या खाते हो जो आज भी जवान लगते हो? हम खाते कुछ नहीं है, बस हमारे प्यार ने हमें जवान कर रखा है। जब तक हम में प्यार है, हम बूढ़े हो ही नहीं सकते, राहुल ने सिया के कंधे पर बांह रखते हुए कहा। नजर ना लगे तुम दोनों की जोड़ी को, दीपा उनकी बलाएं लेते हुए बोली। फिर वो राहुल और राज को दुकान दिखाने लगी। सब देख कर आकर वो वहीं बैठ गए। राहुल बोला, दुकान की हालत बहुत ख़राब है। देखो दीपा, तुम ये दुकान हमारे हवाले कर दो और निश्चिंत होकर बैठ जाओ। लेकिन हम दुकान का क्या करेंगे? हम सामान ही नए स्टोर में ले जाते हैं, सिया बोली। सिया, ध्यान से देखो, ये लोकेशन देखो, दूसरे यहाँ कंपटीशन नहीं है, मतलब ऐसी कोई और दुकान नहीं है। इसका ये फ़ायदा है, अगर हम ऑनलाइन एड्रेस दे तो लोग आसानी से ढूंढ लेंगे, और वैसे भी हमें स्टोर तो ढूंढना ही है, तो यही सही। अब इसके काम के लिए जगह चाहिए, राहुल ने समझाते हुए कहा। अगर हम अपने घर में ही करें, दीपा ने पूछा। घर कहाँ है, राहुल ने पूछा। घर गली के उस पार है, कुछ घरों के पीछे, आज्ञा ने दुकान के पिछली तरफ हाथ करते हुए कहा। नहीं, वो दूर हो जाएगा, राहुल सोचते हुए बोला। राहुल, क्यों ना हम दुकान को डबल स्टोरी बनाएं, मतलब एक नीचे, इसी में इतनी जगह छोड़कर छत बना देना, सिया ने समझाया। राहुल को समझ आ गया था। हाँ, यही ठीक रहेगा। राज, अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम ये दुकान को रेनोवेट करवा लेना, तब तक इन पीतल के आर्टिकल्स को पॉलिश करवा लेना, राहुल बोला। सब उसकी बात से सहमत थे। दीपा हैरान थी कि ये लोग सच में ऐसा करेंगे या ये सब बातें ही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो उन्हें अपने घर ले जाना चाहती थी। उन्होंने दुकान को बंद किया और घर चले गए। घर देखकर सिया को अपने पापा का घर याद आ गया। उसकी आंखें नम हुई तो राहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे हल्के से दबा दिया और उसके आंसू पोंछकर सिर हिलाते हुए चुप होने का इशारा किया। सिया बोली, पापा की याद आ गई थी, कहकर उसने अपने आंसू पोंछे। सच ही है, इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, सुख में दुख में याद आ ही जाते हैं। दीपा ने उन्हें अंदर बिठाया। सिया को अंदर से वैसी ही सीलन की स्मेल आ रही थी जैसे उनके घर को खोलने से आती थी। उसे ये खुशबू बहुत पसंद थी, जबकि राहुल को अजीब लग रही थी। बस सारी ज़िंदगी की एक यही कमाई है और दूसरी ये आज्ञा, बस एक दूसरे को देख देख कर जी रहे हैं। अब तुम लोग आ गए हो तो मुझे इसकी चिंता नहीं रही, अब आराम से मर पाऊंगी। ऐसी बात नहीं करते, कहकर सिया ने उसे गले लगा लिया। हॉस्पिटल, अंतरा अपनी ड्यूटी दे रही थी। उसकी ड्यूटी VIP वार्ड में लगी थी। उनके यहाँ एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा पेशेंट आया था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था तो कोई उसे यहाँ एडमिट करा गया था। वो नर्सों को बहुत परेशान कर रहा था, अभी कुछ कहता तो कभी कुछ। वो बहाने से नर्सों को अपने पास बुलाए जा रहा था। नर्सें बेचारी परेशान हो गई थी, मना भी नहीं कर सकती थी। तब अंतरा उसके पास आ गई और गुस्से से बोली,
आपको रेस्ट करने को कहा है, आप रेस्ट कीजिए। अब नर्स को ना बुलाना, अब इस बार बुलाया तो मैं आऊँगी और फिर इंजेक्शन लगा कर जाऊँगी। अंतरा को पता था कि ये इंजेक्शन से डरता है, सो उसने डराया। वो बहुत ही बेशर्म था। ये तो और भी अच्छा है, मैं तो जानबूझकर नर्सों को बुलाऊंगा ताकि आप आओ। आप उन नर्सों से कहीं सुंदर हो, आपके हाथों से तो इंजेक्शन भी हंसते हंसते लगवा लूँगा। वो अंतरा को भद्दे इशारे करके बोला। अंतरा ने बाहर आकर हेड से उसकी शिकायत की। सर, ऐसे बदतमीज को हम यहाँ नहीं रह सकते, इसे यहाँ से निकालिए। देखो डॉक्टर, हम उसे कुछ नहीं कर सकते, इन लोगों के दम पर ही अपना हॉस्पिटल चलता है। ऐसा करो, मैं तुम्हारी ड्यूटी वहाँ से हटा देता हूँ, तुम जहाँ चाहो वहाँ चली जाओ। लेकिन सर, मैं नहीं हुई तो वो दूसरी डॉक्टर और नर्सों के साथ भी ऐसा ही करेगा। वो तो नहीं सुधरेगा, आप एक्शन लीजिए। इस तरह हम क्यों डरे? अंतरा गुस्से से बोली। नहीं डॉक्टर, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये बोर्ड के सभी मेंबर्स का फैसला है, सॉरी। अंतरा को बहुत गुस्सा आया। उसने वहाँ से बाहर आते ही विक्रम को फ़ोन किया। पापा, क्या हुआ? ये आज हमारी लाडली मुरझाई सी क्यों है? विक्रम बोला। पापा, यहाँ कोई वीआईपी पेशेंट आया है, वो नर्सों को परेशान कर रहा था। मैंने डांटा तो उल्सा मुझसे ही बदतमीजी करने लगा। कहता है कि तुम तो उन नर्सों से भी ज़्यादा सुंदर हो। अंतरा गुस्से से बोली। तुमने संजीव को शिकायत करनी थी, उसने खुद को समझा क्या है? कहा था, वो कहते हैं कि बोर्ड के मेंबर्स ही कुछ कर सकते हैं और वो लोग इसे नहीं निकालेंगे। वो कह रहे थे कि मुझे दूसरी जगह भेज देते हैं, लेकिन ये तो कोई हल नहीं है ना पापा। वो बाकियों के साथ भी तो ऐसा ही करेगा। मुझे उसका नाम पता भेज, इन कमीनों को मैं ही ठीक करता हूँ। मेरे होते हुए तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, कहकर विक्रम ने फ़ोन काट दिया। अंतरा ने उसका नाम पता विक्रम के फ़ोन पर सेंड कर दिया। उसके बाद अपनी सीट पर आ गई। वो अभी भी नर्सों को बुलाए जा रहा था। विक्रम ने उसकी आईडी निकालकर उसके पापा का पता निकाला। वो बिजनेसमैन था। विक्रम ने उसे फ़ोन करके पूछा, हेलो सुरिंदर, क्या है? अरे सर, आप? आज सूरज किस तरफ से निकला है? आज कृष्ण ने खुद ही सुदामा को याद किया है, सुरिंदर ने हैरान होकर कहा। लगता है तुम बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते, मन भर गया है, अब ऐसे ही टेक ओवर कर लेते हैं, बेइज्जती करवा के भी तो दोगे, विक्रम ने डराया। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या गलती हो गई हमसे? आप नाराज ना होइए, किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, अगर हुई है तो मुझे बता दो, सुरिंदर बोला। तेरा बेटा हॉस्पिटल में है, उसे सुधार लो, वहाँ इलाज कराने गया है, अय्याशी करने नहीं। तू उसे सुधार ले, नहीं तो उसे तो वहाँ से बाहर करूँगा ही, उल्टा तेरा बिजनेस भी ख़त्म कर दूँगा। तुझे मेरा पता ही है, तू अच्छा बंदा है, इसलिए तुझे फ़ोन किया है, नहीं तो इस बात नहीं करता, सीधे काम ही तमाम करता हूँ, विक्रम ने अपने स्टाइल में कहा। सर जी, आप कुछ ना कीजिए, मैं उस कत्ते को अभी सुधारता हूँ, सुरिंदर काँपता हुआ बोला। विक्रम ने फ़ोन बंद कर दिया। सुरिंदर ने उसी वक्त बेटे को फ़ोन किया। हेलो, एक बात कान खोलकर सुन ले, आदमी की तरह इलाज करवा ले, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल में भेजूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा तुझे। अब अगर मुझे तेरा नर्सों या डॉक्टर को परेशान करने और छेड़ने का पता चला तो तेरा खर्चा पानी बंद, समझे? तुझे पता है, मुझे विक्रम ओबराय का फ़ोन आया था। वो अपना नामो निशान एक ही झटके में मिटा देता, पर उसने मेरे कारण इस बार चेतावनी देकर छोड़ दिया है, सुरिंदर ने उसे अपने ढंग से समझाया। क्या? विक्रम ओबराय? और किसने बताया उसे? नाम सुनकर उसके होश ही उड़ गए। सुरिंदर ने फ़ोन बंद कर दिया था। उसने पास खड़ी नर्स से पूछा, तुम में से कौन विक्रम ओबराय को जानता है? जी, हम तो नहीं जानते, वो जो डॉक्टर है ना, उनका नाम अंतरा ओबराय है, एक नर्स ने बताया। क्या? वो ओबराय की बेटी हैं? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। और डॉक्टर से भी कह देना, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, वो हाथ जोड़कर बोला। उसे पता था कि अगर उसके पापा ने खर्चा रोक दिया तो वो क्या करेगा। नर्सों ने आकर अंतरा को थैंक यू कहा और बताया। वो पूछ रहा था कि हम में से कौन ओबराय को जानती है, तो मैंने बता दिया कि ये तो हमें पता नहीं, पर वो डॉक्टर अंतरा का नाम ओबराय है। ये सुनकर वो विनती करने लगा कि उसे माफ़ कर दो, वो आगे से कुछ नहीं करेगा। नर्स ने हंसते हुए कहा। अंतरा भी हंस दी। उसने विक्रम को फ़ोन किया, लेकिन उसके बोलने से पहले ही विक्रम बोला, हाँ, सब ठीक हो गया ना? हाँ जी पापा जी, मिन्नतें करने लगा कि गलती हो गई, अब ठीक है सब, अंतरा बोली। अब ठीक है पापा, कमाल कर दिया आपने तो, लव यू पापा, अंतरा बोली। लव यू टू बेटा, इस संगत को बताना, उसे भी पता चले कि उसके इन लॉज कौन है, विक्रम अकड़ कर बोला।
उन्हें पता है पापा, बस वो ना थोड़े से क्या कहूँ वो अलग ही हैं। उन्हें ये है कि मैं उनके सामने किसी और को अच्छा या हैंडसम ना कहूँ, लेकिन आपको और दादाजी को तो वो भी बहुत मानते हैं और मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे छोड़ जो दूँगी। हंसते हुए अंतरा ने कहा। तभी उसे देखा कि उसके पास खड़ी नर्सें हंसते हंसते एकदम चुप हो गई और वहाँ से खिसक गई। उसे लगा कि शायद कोई सीनियर डॉक्टर होगा। उसने पलट कर देखा तो वहाँ अंगद खड़ा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अंतरा का फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने विक्रम से धीरे से कहा, पापा मैं बाद में बात करती हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अंगद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बोली, आप कब आए अंगद जी? जब तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही थी। अंगद ने उसी तरह गुस्से से कहा, अरे आप तो यूं ही नाराज़ हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी, आपने सुना होगा मैं हंस रही थी। भला आपसे हैंडसम, आपसे स्वीट, आपसा दिल वाला और आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला कहीं मुझे मिलेगा भला? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं आपको छोड़ूं? अंतरा उसे अच्छे से जानती थी कि यह कैसे मानेगा, तो उसने उसे मक्खन लगाना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनते ही अंगद के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह एक हल्की मुस्कान ने ले ली। हाय अंगद जी, आपको गन की क्या ज़रूरत है? आप इस तरह स्माइल करके जिसे भी देखेंगे वो यूं ही मर जाएगा। अंतरा ने आखिरी कील ठोकते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा। अंगद ने उसकी बाह घुमाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, अंतरा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। तो क्या बाहर चलें? अंगद ने उसके कान को होठों से छूते हुए हल्के से कहा। अंतरा के शरीर में मानो करंट दौड़ गया। वो कान पर हाथ रखकर झट से उससे दूर हो गई। क्यों? अब पता चला अंगद से मजाक करने का नतीजा क्या होता है। शीशे में शक्ल देखो अपनी, टमाटर सी लाल हो गई हो। अंगद मुस्कुराते हुए धीरे से बोला। अंतरा ने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। तब अंगद उसके हाथ खींचता हुआ बोला, अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम कब हैं? अगले महीने शुरू है, अंतरा बोली। लास्ट कब है? अगले महीने की 10 को। ठीक है, फिर मैं आज ही तुम्हारी फैमिली से बात करता हूँ कि अगले महीने की 20 को हम शादी करेंगे। नहीं अंगद जी, इतनी जल्दी क्यों? जल्दी यार, 3 साल हो गए हैं और आज तुम्हारी बात सुनकर तुम पर भरोसा नहीं रहा। कहीं तुम मुझे सच में छोड़ गई तो? भाई मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैंने तुम्हें फाइनल एग्ज़ाम तक का वादा किया था, सो मैंने निभा दिया। अब तुम अपना आधा निभाओ, अंगद बोला। अंगद जी, सिर्फ 10 दिन बाद, तब तक तो एग्ज़ाम का असर भी खत्म नहीं होगा। वो तुम मुझ पर छोड़ देना, सारा असर उतार दूंगा, फिर एक मेरे असर के सिवा कोई और असर नहीं होगा। अंगद ने फिर कान में कहा तो अंतरा फिर शर्मा गई। कहानी आपको कैसी लग रही है अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।